एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर की पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। टुडे इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, यानी कि आप जैसा अपना कल भविष्य चाहते हैं उसका निर्माण आपको आज करना होगा। ठीक है, आपके पास आज अवसर है अपना कल निर्माण करने के लिए। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। वुमेन इन नरेक्स, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये दर्शाता है कि कितनी पॉवर्टी है और ऑप्शंस नहीं है एम्प्लॉयमेंट के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 के लिए, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। वैसे आप प्रीलिम्स में तो इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बट न्यूज़ में है तो पढ़ लेना सही है। बट ARO एग्ज़ाम जो आ रहा है ना यूपीपीएससी का, उसके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेफ्टी एंड साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टेप्स बताए गए हैं। एग्जामिनर आपका एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट ही देखता है। ठीक है, लुक बियॉन्ड हेडलाइन नंबर्स, यहाँ पे कंसर्न्स बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। मदन मोहन मालवीय वर्क्स कल रिलीज़ किए गए हैं। ठीक है, पढ़ेंगे मदन मोहन मालवीय के बारे में। वीर बाल दिवस वो वीर है और उन वीरों के नाम पे मनाया जाता है जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। ठीक है, उनकी याद में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर यानी कि आज मनाया जा रहा है। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे। वुमेन पार्टिसिपेशन इन नरेक्स कंटिन्यूज टू राइट 59% दिस फिस्कल, यानी कि इस फिस्कल ईयर वुमेन की पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, कहीं कहीं पे तो 70% है। यानी कि जब ये लॉ आया था, यानी कि जब ये एक्ट आया था, तो क्या कहा गया था कि 1/3 ऑफ संख्या वुमेन की होनी चाहिए। बट अब वुमेन इतनी बढ़ती चली जा रही है नरेक्स में। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये हाईएस्ट है 10 फाइनेंशियल ईयर से, टचिंग 15.25%। ठीक है, ये वाला डाटा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस एक्ट की पे क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस पेपर 3 में कि वुमेन की संख्या इसमें बढ़ती चली जा रही है, कि क्या ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखते हैं। ठीक है, तो आपको डाटा प्रेजेंट करना वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू में, इंट्रोडक्शन में। ठीक है, सदर्न स्टेट्स लाइक केरला में 89% है, तमिलनाडु 86, पुडुचेरी 87, गोवा 72%। ठीक है, इन्होंने जो पार्टिसिपेशन रेट है वो एवरेज 70% का पार्टिसिपेशन रेट यहाँ पे वुमेन का पाया गया है इस एक्ट में, इस जो एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसके तहत। जबकि वहीं हम मतलब नॉर्थ वाले स्टेट्स देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 40 के आसपास है, यानी कि 40% के आसपास है। ये सर्वे याद रखना है एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। सबसे पहले ये याद रखना है कि निकालता कौन है। प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाता है, वहाँ फिर कंफ्यूजन होती है कि लेबर ब्यूरो निकालेगी कि ये निकालेगी। ठीक है, और ARO मतलब आरओ में पूछा जा सकता है कौन पब्लिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, याद रखना है। रूरल एरियाज़ में फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। इसका मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा जा रही हैं। मनरेग्स में सेल्फ एम्प्लॉयड, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में ना सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे अबाउट
महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, लॉन्च किया गया था 2005 में। इसका ईयर याद रखना है, ARO के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि ये 100 दिन की गारंटी देता है आपको रोज़गार की। एवरी फाइनेंशियल ईयर टू एडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड जो काम करने के लिए राज़ी हैं पर वो अनस्किल्ड वर्क उन्हें कहीं मिल नहीं रहा है, उन्हें अनस्किल्ड यानी कि वो जिसमें कुछ स्किल्स नहीं लगती, सिर्फ खड्डे वड्डे खोदना, बनाना ढोना, ठीक है, ये मतलब इन चीज़ों के लिए अगर वो काम करने के लिए राज़ी है फिर उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड इस एक्ट के तहत कराई जाएगी। ये डाटा इम्पॉर्टेंट है। 22 और 23 के बीच 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं मनरेगा में, ठीक है, MG नरेगा। लीगल राइट टू वर्क, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आपने डिमांड की काम की, अगर 15 डेज़ में अगर काम नहीं मिला, रोज़गार इसमें नहीं मिला, तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस इसमें देने की बात कही गई है। तो ये एक राइट टू वर्क दिखाता है कि मेरा काम करने का अधिकार है, मुझे काम दो, ठीक है। एम्स एट एड्रेसिंग द कॉजेज़ ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी, आपको याद रखना है कि पॉवर्टी जब तक मतलब तब तक नहीं जाएगी जब तक लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तब तक पॉवर्टी नहीं जाएगी। इसमें कहा गया था कि एटलीस्ट 1/3 बेनिफिशरीज वुमेन होनी चाहिए, ठीक है। वेजेस किसके अकॉर्डिंग होगा, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत यहाँ पे वेजेस को डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। मिनिमम वेजेस क्या, वो एक सील है जिसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट्स वेजेस नहीं दे सकती, और ये एरिया टू एरिया बेसिस पे डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे कम रुपए भी वहाँ पे वेजेस हो सकते हैं, बट दिल्ली जैसे एरियाज़ में वहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मिनिमम वेज एक ऐसा कोई वो नहीं है कि एब्सोल्यूट इतने पैसे से तो ज़्यादा मतलब इतने पैसे से तो नीचे नहीं जाना है, ठीक है, नीचे जा सकते हैं बट कुछ एरियाज़ में, ठीक है। डिमांड ड्रिवन स्कीम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मनरेगा की लीगली बैक्ड गारंटी है रूरल एडल्ट के लिए कि अगर आप काम की डिमांड करते हैं 15 डेज़ के अंदर अगर नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। डिमांड ड्रिवन स्कीम इनेबल्स द सेल्फ सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है ना कि ये काम कहाँ पे होगा, जैसे कि कहीं पे गांव में और छोटे से इलाके में कहीं पे अगर कहीं पे पॉन्ड का काम हो रहा है, ठीक है, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करेंगे। इस एक्ट ने मैंडेट किया है ग्राम सभा के लिए कि वो काम को रिकमेंड करेंगे, यानी कि यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है, ठीक है। इश्यूज़ इसके साथ क्या है, डिले एंड इनसफिशिएंसी इन फंड्स डिस्पोजल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बीच में फ़ंड को बांटने के लिए ना, डेलीगेट करने के लिए काफ़ी डिले हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिस वजह से नुकसान किसका होता है, उस गरीब का जो काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। Most states have failed to disburse wages within 15 days as mandated by MG Narega. Workers are not compensated for delay in payment of wages, यानी कि जो डिले हो रहा है वेजेस में, वेजेस के पेमेंट में, उसके लिए उन्हें मुआवजा नहीं मिलता, कॉम्पनसेट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। वर्कर्स हैड बिगिन टू लूज इंटरेस्ट इन अंडर वर्किंग इन इट, यानी कि वो लोग बोलते हैं कि वेजेस नहीं मिल रही हैं, वेजेस इतनी लेट में मिली है, उसका कोई अलाउंस नहीं मिला है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, तो वो काम करने में फिर इंटरेस्टेड नहीं होते। दिस इज़ द एम्पल एविडेंस नाउ इंक्लूडिंग द एडमिशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट डिले इन
वेज पेमेंट आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनसफिशिएंट फंड। इनसफिशिएंट फंड यानी कि फंड की उपलब्धता कम है, जिस वजह से डिले हो रहा है फंड निचले स्तरों में। ठीक है। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशंस होती हैं। 46% ऑफ पेमेंट टू SC एंड 37% फॉर ST workers are completed in the mandated 7-day period. It was dismissal 26 for non-ST/SC workers। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जाता है, स्पेशली उन स्टेट्स में, उन एरियाज़ में जहाँ पे ये कास्ट सिस्टम अभी भी काफ़ी प्रेवलेंट है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़ ऑफ यूपी, बिहार, रूरल एरियाज़ ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे अभी भी कास्ट सिस्टम काफ़ी प्रेवलेंट है, तो वहाँ पे इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन वॉज फेल्ट एक्यूटली इन पुअरर स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। इनइफेक्टिव रोल ऑफ PRI यानी कि उन्हें बहुत लिटिल ऑटोनॉमी है, वहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इन्फ्लुएंस होती है, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस होती है, जिस वजह से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से काम नहीं कर पाते, वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में काम नहीं कर पाते। ये आपके आंसर में लिखा होना चाहिए। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क। ठीक है, काम ऐसे शुरू किया बट वो इनकम्प्लीट है। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड्स, यहाँ पे फेक जॉब कार्ड्स देखते हैं। इंक्लूजन ऑफ फिक्टिशियस नेम्स, यानी कि अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे उन महिलाओं को भी वेजेस जा रहे मतलब वेजेस जा रही हैं जो काम कर ही नहीं रही हैं, सिर्फ कार्ड बना है उनका। ठीक है, तो जो काम करेगा उसे पैसा मिलना चाहिए। यहाँ पे फेक जॉब कार्ड की भी दिक्कत देखी जाती है। वे फॉरवर्ड क्या है? अ नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स एंड द मैकेनिज्म टू अलॉट एंड मेजर द वर्क, यानी कि इस एक्ट का सही से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आपस में कोलैबोरेट करें, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करें और वो वर्क के कंप्लीशन पे ध्यान दें, पॉवर्टी को हटाने में ध्यान दें। ठीक है, जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं यहाँ पे बेनिफिशरीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए। घोस्ट बेनिफिशरीज़ को जहाँ तक हो सके थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन और जैसे भी, ठीक है, एलिमिनेट करना चाहिए बेनिफिशरीज़, जो घोस्ट बेनिफिशरीज़ होते हैं। ठीक है, घोस्ट बेनिफिशरीज़ यहाँ पे कौन हुए? वो लोग जो काम नहीं कर रहे बट उन्हें वेजेस मिल रही हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू। State government must ensure that public works get started in every village. Workers turning up at the work site should be provided work immediately without much delay, यानी कि उन्हें काम जल्द से जल्द दे देना है। जो रिटर्न्ड एंड क्वारंटीन्ड माइग्रेंट है, क्वारंटीन्ड माइग्रेंट की दिक्कत उस समय बहुत थी कोविड के टाइम पे। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट्स जो माइग्रेंट्स वापस आ रहे हैं, ठीक है, या किसी शहर में वापस, जैसे किसी शहर में आ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में काफ़ी सारे माइग्रेंट्स आते हैं, तो ये लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका ख्याल रखे, उन्हें काम दे, वेजेस दे, ठीक है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करे। ग्राम पंचायत को भी एडुकेट रिसोर्सेज देने इम्पॉर्टेंट है। पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सैंक्शन वर्क्स, provide work on demand, authorize wage payment to ensure there is no delay in payments। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ग्राम पंचायत के पास इतनी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से कर सके, डिमांड स्पेसिफिक चीज़ों को बिल्ड कर सके। ठीक है, कि डिमांड, जैसे कि लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारे घर के आसपास नालियाँ नहीं हैं, जिस वजह से क्या होता है, बारिश का पानी हमारे आंगन में बिल्कुल फ्लड लाइक सिचुएशन बना देता है। ठीक है, अब नालियाँ निर्माण करने का काम लोकल गवर्नमेंट का है। लोकल गवर्नमेंट अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, वहाँ पे नालियाँ बनवाएगी, वेजेस देगी, तो वहाँ की प्रोस्पैरिटी भी होगी, मतलब रूरल एरियाज़ की। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ही प्रोस्पैरिटी आती है।
ठीक है, वहाँ पे सुविधाएं देनी ज़रूरी है, और क्या होगा, पॉवर्टी भी रिड्यूस हो सकेगी। तो यही होता है, एक हॉलिस्टिक मैनर में किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए उसके सही एंड इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में। एमजी नरेगा को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाए विद अदर इनिशिएटिव्स, जैसे कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव है, स्वच्छ भारत अभियान है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत काफ़ी सारे वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स बनाए गए थे लोगों के घर, ठीक है, तो उसके तहत भी एमजी नरेगा को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा हॉलिस्टिक आंसर है आपका। अगर एमजी नरेगा पे कोई क्वेश्चन आता है तो ब्लैंक नहीं रहना, वहाँ पे आपको पॉइंट्स आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। एक ये एडिटोरियल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑथर कह रही है कि अक्टूबर में क्या हुआ, एक री सिक्योरिटी है, ये एक यूएस कंपनी है जिसने इन्फॉर्म किया वर्ल्ड को कि इंडिया के कम से कम हाफ ऑफ द इंडियंस का डाटा डार्क वेब पे है। अब डार्क वेब मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, डीप फेक मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारे कहीं ना कहीं कैशलेस इकोनॉमी, हमारे डिजिटाइजेशन पे के रास्ते में एक हर्डल बन के आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक करने के लिए कहा गया है ऑथर के द्वारा, इंफॉर्मेशन ऑफ 55% ऑफ half population, roughly 15 million citizens. This include personally identifiable information जैसे कि नेम, फ़ोन नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर एंड एड्रेस, यानी कि ये कुछ बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लोगों की। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है कि हमारा डाटा इन सेंसिटिव प्लेटफॉर्म्स पे चला गया हो। कोविन वेबसाइट से भी डाटा लीक हो गया था। जो दिल्ली का प्रेस्टीजियस एम्स है, ठीक है, वहाँ पे भी डाटा लीक हुआ था, तो वो लोग पेन रजिस्टर में आ गए थे इतने सारे पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए। तो ये दिक्कत एक बहुत बड़ी है। जैसे जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोगों के हाथ में इंटरनेट एंड गैजेट्स जा रहा है, हमें उनकी डाटा प्राइवेसी पे भी ध्यान देना चाहिए। थीव्स जो स्टोल करते हैं नेम्स, आधार नंबर्स, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन, कैन यूज़ दैट इंफॉर्मेशन नॉट ओनली टू साइन अप फॉर न्यू अकाउंट, यानी कि विक्टिम के नेम का अकाउंट बनाया जा सकता है। वो टैक्स की थेफ्टिंग मतलब चोरी हो सकती है, टैक्स की, ऑनलाइन बैंकिंग थेफ्ट हो सकते हैं, अनदर फाइनेंशियली मोटिवेटेड स्कैम। अब बहुत सारे फ्रॉड चल रहे थे आजकल, पिछले कुछ दिनों बहुत सुनने में आ रहा था ऐसा कि कुछ बहला फुसला के क्या हुआ, या डरा धमका के मनी ले ली। और या फिर साइबर क्राइम में क्या होता है कि वो सिम कार्ड जो स्वैप्स भी आपने सुने होंगे, ठीक है, वो भी फ्रॉड था। तो इन फ्रॉड से बचना इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर के फ्रॉड्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, वैसे पीपल लूजिंग देयर लाइफ सेविंग्स, यानी कि जो जीवन भर की पूंजी है वो फ्रॉड में चली जा रही है। टेकिंग ऑन डेट एंड सफरिंग शेम एंड स्टिग्मा, जैसे कि डीप फेक वाली जो वीडियो है, किसी भी पर्सन की जो रेपुटेशन है वो ख़राब करने के लिए बहुत कारगर है, यानी कि वो बहुत आसानी से किसी पर्सन की रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है, किसी सेलिब्रिटी स्पेशली पॉलिटिशियंस की रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है, ठीक है। तो इससे पर्सन को स्टिग्मा एंड शेम महसूस करनी पड़ रही है, फेस करनी पड़ रही है। डिस्पाइट अ क्रिस्टल क्लियर प्रोहिबिशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया है कि आधार का मिसयूज़ नहीं किया जाएगा और आधार मैंडेटेड नहीं किया जाएगा कि हाँ मतलब आपको इस रजिस्ट्रेशन के लिए आधार मैंडेटेड ही है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मैंडेटेड नहीं होगा, ठीक है। फिर भी ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं, जैसे कि रेलवे के टिकट्स बुक करना और बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, मैरिंग, वोटर आईडी, डेटाबेसेस टू आधार, ठीक है, इन सारी चीज़ों में आधार कार्ड लग रहा है।
आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो वुल्नरेबल होती है लीक होने के लिए या उसका मिसयूज़ होने के लिए। वेरिफिकेशन लॉग है जो उदय का, ठीक है, उसके तहत वो एक इनफ डाटा है कि अगर वो लीक हो जाए तो उसका मिसयूज़ किया जा सकेगा और ये वायोलेशन होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन होगा प्राइवेसी का। अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन मतलब ये वायोलेशन क्या होते हैं, जो संवैधानिक मतलब तरीके से ना किया गया हो। अवैध रूप से आप किसी का डाटा ले रहे हैं, प्राइवेसी आप ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है। हेयर आर सम बेसिक एडवाइस, ये बेसिक एडवाइस बहुत ज़रूरी है आपके आंसर्स के लिए, इंटरव्यू के लिए यही बेसिक एडवाइस देनी है आपको एग्जामिनर को, ठीक है। मेक्स द प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड असेसमेंट एंड रेमेडिएशन ऑफ साइबर इंसिडेंट ऑन टॉप प्रायोरिटी। साइबर जो भी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर जो कुछ ब्रीच हो रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई केस आता है तो उसका जल्दी से निपटारा किया जाए ताकि लोगों का भरोसा रहे सरकार पे, साइबर पुलिस पे, ठीक है। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज एसेंशियल टू national economic security of the population. Make the state digital infrastructure trustworthy by increasing transparency, यानी कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट का, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि सरकार की तरफ से आया आधार कार्ड, सरकार की तरफ से एक स्टूडेंट वाला कार्ड भी आ रहा है, अपार आईडी, मैंने वो आपको पढ़ाया था, ठीक है, जिसके तहत हर एक स्टूडेंट को वॉलेंटरली एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें सारा उसका ब्यौरा होगा कि इसने कहाँ से कहाँ तक क्या पढ़ाई की है, ठीक है। अब ये जो सरकार लेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, इसमें इतनी सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की प्राइवेसी को ब्रीच ना होने दें। A cyber security board should be established with government and private sector participants that has the authority to convene following a significant cyber incident, ठीक है। यानी कि साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी बोर्ड होना चाहिए जिसमें सरकार भी रहेगी, पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे, वो NGOs जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड लोगों में अवेयरनेस फैलाती है या इनसे डील करती है, ठीक है। ऐसे स्टेक होल्डर्स को भी पार्टिसिपेट करना या इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट है। Urgently execute a plan for defending and modernizing state network and updating its incident response policy, यानी कि इंसिडेंट जो ये साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं इस पर कितनी जल्दी से रिस्पॉन्स दिया जा सकता है, कैसे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, यानी कि कैसे प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जा रहा है, इस बात पे ध्यान देने के लिए एक अर्जेंट मैकेनिज्म लाना ज़रूरी है। फाइनली पुट द पीपल एट द सेंटर ऑफ ऑल पॉलिसीज़, यानी कि जो सिटीजन सेंट्रिक, मैंने कल आपको पढ़ाया था गुड गवर्नेंस का, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसीज़ होनी ज़रूरी है। आप सिटीजन्स का वेलफेयर देखेंगे ना तो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होगा, ठीक है, और प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकेगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, लुक बियॉन्ड द हेडलाइन नंबर्स, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंडिया की जो सेकेंड क्वार्टर की GDP है वो तो बढ़ने का प्रोजेक्शंस दिया जा रहा है बट एम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं है। फर्स्ट, इट शुड बी द मैटर ऑफ कंसर्न दैट इज सीमिंगली हेल्दी इकोनॉमिक मोमेंटम हैज सो फार नॉट ट्रांसलेटेड इनटू अ कमेंसुरेट इंक्रीज इन मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलियंस, यानी कि इस साल जो मिलियंस ऑफ बच्चे और युवा इस बार जो लेबर फोर्स में एंटर कर रहे हैं उनके लिए प्रोडक्टिव जॉब्स नहीं क्रिएट कर पा रही है इकोनॉमी। इंडिया की वर्कफोर्स है वो 460 मिलियन से 560 मिलियन हुई है 2018 से 23 के बीच में, यानी कि 100 मिलियन वर्कर्स ने ज्वाइन किया है सिर्फ 5 सालों के गैप में। Not only was 7 of 10 new entrants of the workforce self-employed, यानी कि जो 10 नई वर्कफोर्स आ रही है ना, जो लेबर फोर्स आ रही है उसमें से 7 क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अब सेल्फ एम्प्लॉयड ज़्यादातर वुमेन हो रही हैं और रूरल एरियाज़ में हो रही है, ठीक है। अब वुमेन
ज़्यादा हैं अगर इसमें, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ये दिखाता है कि कितनी पॉवर्टी है और कितनी अच्छी उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, जॉब ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। Alongside this increase in self employment, यहाँ पे MG नरेगा में भी इंक्लूड हुआ, मतलब इंक्रीज़ हुआ है, अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया। ठीक है, these trends suggest that not only the rise in the female workforce participation possibly an outcome of financial distress। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है, उनके फैमिली में डिस्ट्रेस अगर रहता है फाइनेंशियली, तो वुमेन कहती है मैं भी काम करूँगी। ठीक है, बट दे ऑल्सो पॉइंट टुवर्ड्स द लिमिटेड ऑप्शन। अब सेल्फ एम्प्लॉयड होना और MG नरेगा में, यानी कि स्किल्स, वो सबसे पहले तो स्किल्स नहीं है। ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर यूटिलाइज करना है तो स्किल्स देनी होंगी, अपग्रेड एंड अपडेट करना होगा। ये बात ध्यान रखनी है इंटरव्यू में, जब पूछा जाएगा स्किल के ऊपर या डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब स्किल्स देनी ज़रूरी है, उन्हें प्रोडक्टिव जॉब्स प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। It should be equally concerning that despite this steady economic momentum, massive ramp up in public sector capital expenditure in PLI scheme, healthy bank corporate balance sheet, there are indications that private sector जो इन्वेस्टमेंट है वो रिमेन अनइवन, यानी कि प्राइवेट सेक्टर से पार्टिसिपेशन उतना नहीं है, इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है, जिस वजह से सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। बट उसका फ़ायदा क्या होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने के लिए, प्रोडक्टिव जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, तभी हम उन्हें पॉवर्टी से भी बाहर निकाल पाएंगे। ये चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी है। मोदी टारगेट्स प्रीवियस गवर्नमेंट ऑन करप्शन, नाउ नरेटिव इज़ अबाउट वेलफेयर स्कीम, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने बोला है कि पहले देश को लगता था कि बिना घोटाले की सरकार चल ही नहीं सकती, बिना घपलों की सरकार चल ही नहीं सकती, पर जब से हम आए हैं 2014 से, वो तब से कोई घोटाला नहीं हुआ, और सरकार एक गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ रही है। कल नरेंद्र मोदी ने अटैक किया प्रीवियस गवर्नमेंट को। ठीक है, और क्या रिलीज़ किया फर्स्ट सीरीज़ ऑफ 11 वॉल्यूम्स ऑफ कलेक्टेड वर्क ऑफ मदन मोहन मालवीय, जिसमें पेजेस कितने हैं, अराउंड 4000 पेजेस। इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ INB, जिसमें एडिटोरियल कंटेंट है उनकी एक हिंदी वीकली थी। ठीक है, क्या थी, अभ्युदय। ठीक है, अभ्युदय मतलब क्या होता है, उत्थान, बढ़ना, आगे बढ़ना, सर्वोदय भी कहते हैं इसे। ठीक है, सबका उत्थान। स्टार्टेड बाय हिम इन 1907, डेट याद रखनी है, ये जो वीकली मैगजीन है ये याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे गुड गवर्नेंस के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली हैं इन्होंने, जो आपके GS पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। गुड गवर्नेंस मीन्स बीइंग सर्विस सेंट्रिक रैदर देन पावर सेंट्रिक। ये ब्यूरोक्रेट्स को भी ध्यान देना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस को भी ध्यान देना चाहिए कि जो गुड गवर्नेंस होता है ना, ये सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए, पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए कि आप पावर को कॉन्सेंट्रेट करते जा रहे हैं, चेयर लिए जा रहे हैं पॉलिटिशियंस के लिए। ठीक है, और ऐसा ना हो कि पॉलिटिशियन अपने चेयर पे ही ध्यान दे रहे हैं कि बस मेरी गद्दी बनी रहे, पैसा बना रहे, पावर बना रहे। नो, सर्विस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है, जो फंडामेंटल राइट्स एंड APSP के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने जाहिर की है, हम वो अचीव कर पाएंगे। गुड गवर्नेंस इज़ व्हेन पॉलिसीज़ आर मेड विद क्लियर इंटेंशंस एंड सेंसिटिविटी and every deserving person gets his right without discrimination, यानी कि क्लियर इंटेंशन से हो पॉलिसीज़, और सबको जो भी बेनिफिशियरी हैं उन्हें उनका फ़ायदा हो स्कीम्स का। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था UP PCS के लिए, या UP PCS का जो अभी ARO एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 25 दिसंबर 1861 को इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, उत्तर प्रदेश। ब्रीफ ये प्रोफाइल क्या है, एक एजुकेशनिस्ट थे, एक सोशल रिफॉर्मर, एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे इन्होंने
ध्यान दिया। फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। महामना एक टाइटल था जो महात्मा गांधी ने इन्हें दिया था, ठीक है, मदन मोहन मालवीय को। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर्वपल्ली राधाकृष्णन गेव हिम द स्टेटस ऑफ कर्मयोगी। ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड अगर कोई आंसर लिखते हैं आप जीएस पेपर 4 में या जीएस पेपर 2 में, तो आप कर्मयोगी का मेंशन करेंगे और आप बोलेंगे कि मदन मोहन मालवीय से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, ठीक है, कि उन्हें भी कर्मयोगी का स्टेटस दिया गया था। ही वॉज द मिडवे बिटवीन लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, फॉलोअर्स ऑफ गोखले एंड तिलक, ठीक है, ये इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते थे। इन 1930 व्हेन महात्मा गांधी लॉन्च्ड द सोल्ट सत्याग्रह एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। ये कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे 4 टाइम। ये डेट याद रखनी है, ये ईयर याद रखना है, 1909, 1832, 33, ठीक है। सेनगुप्ता जब इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है, उसके बाद सेनगुप्ता बने थे। सेनगुप्ता वॉज इलेक्टेड कांग्रेस चीफ इन 1933। इनके कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था टू एंडिंग जो इंडेंचर सिस्टम था ना, उसे एंड करने के लिए इनका रोल काफ़ी रहा है। इंडेंचर जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम क्या है, ये एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुई थी जब 1833 में, तो क्या हुआ था उसके बाद इंडेंचर्ड लेबर, यानी कि यहाँ से लोगों को इंडिया एंड इंडिया से लोगों को लेते थे, लेबर्स को लेते थे और टी प्लांटेशंस, कॉटन, शुगर वगैरह में काम करवाते थे, रेल कंस्ट्रक्शन में काम करवाते थे, ठीक है, जो वो बिल्कुल बॉन्डेड होता था, बंधुआ मजदूरी टाइप होता था, वेजेस नहीं, उनकी कंडीशंस बहुत ख़राब रहती थी। इसके उत्थान के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने काम किया, ठीक है। ब्रिटिश की कॉलोनीज़ में लेके जाते थे, वेस्ट इंडीज़, अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन्होंने गंगा महासभा का भी इस्टेब्लिशमेंट किया 1905 में। एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक सक्सेसफुल लेजिस्लेचर थे। ये मेंबर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थे फॉर 11 ईयर्स। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, ब्रिटिशर्स वाली, 1909 से 20 तक ये मेंबर भी थे। इन्होंने पॉपुलराइज्ड किया सत्यमेव जयते, जो लिया गया है मुंडका उपनिषद से। सत्यमेव जयते क्या है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, राइट, ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, अब पूछा जा सकता है आरओ एआरओ में, ठीक है, याद रखना है। देवनागरी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश इंडियन कोड, ये मदन मोहन मालवीय के एफर्ट से ही हुआ था। देवनागरी हिंदी लिखने की देवनागरी लिपि है, राइट, तो वो मदन मोहन मालवीय ने ही के ही एफर्ट से हुआ था। इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे काम किया, काफ़ी सारी फेमस स्पीचेस देते थे ये कम्युनल हार्मनी पे। He was expelled from Brahmin community for expressing his views on caste discrimination, यानी कि जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो ये व्यूज़ देते थे, इसके लिए इन्हें निष्कासित भी किया गया था ब्राह्मण कम्युनिटी से। He helped in establish हिंदू महासभा, ग्रेट सोसाइटी ऑफ हिंदूज इन 1915, ये ईयर याद रखना है। इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को भी फाउंड किया था इन 1916। इन्होंने एक जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया है। ही स्टार्टेड हिंदी वीकली अभ्युदय 1907 में, हिंदी मंथली मर्यादा इन 1910 में, इंग्लिश डेली लीडर इन 1909, हिंदी वीकली हिंदुस्तान एंड इंडियन यूनियन के भी ये एडिटर रह चुके हैं। चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड हिंदुस्तान टाइम्स फॉर मेनी ईयर्स। इनकी डेथ 12 नवंबर 1946 में हुई थी। इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है मरणोपरांत, ठीक है, मर जाने के बाद इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था 2014 में।
2016 इंडियन रेलवे स्टार्टेड वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस। ये इन लीडर को ऑनर देने के लिए, इन लीडर की याद में ये एक्सप्रेस चलाई गई है 2016 में, वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखेंगे ट्रिब्यूट टू द ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ साहिबजादे। ये आज वीर बाल दिवस है जो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। जो शहीद हुए थे गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे जो शहीद हुए थे अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, उसमें से कुछ 13 साल के थे, कुछ 9 साल के थे, कुछ 8 साल के थे। इनको औरंगज़ेब ने दीवार में चुनवा दिया था, जिंदा और मार दिया था। ठीक है, इनसे धर्म कन्वर्ट करवाया जा रहा था कि तुम ये जो मुस्लिम धर्म है वो कन्वर्ट कर लो, इस्लाम मतलब कन्वर्ट कर लो। बट इन्होंने कन्वर्ट नहीं किया और उन्हें सेंटेंस दे दी गई थी डेथ की, और उन्हें चुनवा दिया गया था दीवार में। इन्होंने अपना नोबल प्रिंसिपल ऑफ धर्म फॉलो किया। इन्होंने बिल्कुल सर कटाना सही समझा पर सर झुकाना नहीं। ठीक है, तो उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है भारत मंडपम में। अबाउट गुरु गोविंद सिंह, ये लास्ट ऑफ 10 सिख गुरुज हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर को 1666 में हुआ था, पटना बिहार में। याद रखना है ये भी फैक्ट। हिज बर्थ एनिवर्सरी इज बेस्ड ऑन नानक शाही कैलेंडर। ही बिकेम सिख गुरु एज द एज ऑफ 9, यानी कि सिख के गुरु ये 9 साल में बन गए थे। फॉलोइंग द डिमाइज ऑफ हिज फादर गुरु तेग बहादुर, 9th सिख गुरु, यानी कि इनके पापा का नाम था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, जैसे भी औरंगज़ेब गुरु तेग बहादुर को आई थिंक शाहजहाँ ने मरवाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा फैक्ट आप चेक कर लीजिएगा कि इनका एसेसिनेशन हुआ था गुरु तेग बहादुर का। तो उसके बाद 90 साल में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया, गुरु की उपाधि ले ली। ठीक है, तो ऐसे करते न्यूज़पेपर का एनालिसिस कि आप उसमें से आप एक पर्टिकुलर न्यूज़ पढ़ें तो आप देखें कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या आप रख सकते हैं, एंड इंटरव्यू में क्या मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसे कहते हैं एक्चुअल में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, चैनल को ज्वाइन करना है डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ठीक है, ये आपको आज ही नोट कर लेना है जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, और एडिटोरियल आपको खुद से भी पढ़ना है। ठीक है, तब आपकी समझ डेवलप होगी। आपको नोट करते रहना है ये। ठीक है, आज ही नोट कर लेना है ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सकें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।